नहीं आ जाएगा. And this would be power. So power becomes F dot V. But rarely you will find problems where this dot product is being employed or used in any particular way. Generally इसका यूज नहीं हो रहा होगा सवालों में. ये एफ वी का यूज होता है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो मैं दे देता हूँ आप लोगों को ट्राई करने के लिए. आप बोले तो शीट के एक आध करवा देता हूँ भी लैंग्वेज वाले सवाल. राइट, बट वो हर बार डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होंगे, सो उसमें कोई मदद नहीं मिलने वाली. बट कर लें ट्राई. कार का मास ये अज्यूम टोटल रेजिस्टिव फोर्स प्रोपोर्शनल टू दिस. कार कैन मेंटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ. तो कार को जो पावर जनरेट करनी है वो इतनी होनी चाहिए कि इसको बैलेंस कर ले. तो अल्फा भी अपन लगा रहे हैं, इतनी पावर जनरेट होनी चाहिए. कर लो इसको, आ गया. आया समझ में? तो अलग अलग लैंग्वेज के सवाल मिलेंगे. सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन. तो सेंटर ऑफ मास को लेके क्या नहीं है, क्या गड़बड़ है, पहले ये बात कर लेते हैं. क्या सही है बाद में कर लेंगे. सेंटर ऑफ मास का कतई मतलब ही नहीं कि बॉडी को सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना है. किताबों में आप पढ़ेंगे या कुछ गलत सलत कहीं सीख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस इक्वेशन को देख के या कुछ कि बॉडी की जगह क्या सोच लीजिए, सेंटर ऑफ मास सोच लीजिए. समझ रहे क्या मेरी बात? सो नॉट द बेस्ट आइडिया. ऑलराइट, फिर ये क्या चीज है, क्यों आती है, किस लिए आ जाती है? व्हाट वुड हैपन इज दिस कि जब हम लोग फिजिक्स की इक्वेशन सॉल्व करना चाहना शुरू करते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, राइट, तो कभी कभी ऐसा होगा कि ये वाली टर्म, ये वाला मैथमेटिकल फॉर्म रिपीटेडली आ जाता है. तो लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, एक जैसी मैथमेटिकल टर्म बार बार आ रही, बार बार आ रही, बार बार आ रही, तो उन्होंने कहा इसका एक नाम रख देते हैं. एंड दैट नेम इज सेंटर ऑफ. इसका यदि अपन कोई फिजिकल मीनिंग ढूंढने निकल गए कि जी नाम रखा है तो कुछ तो होगा इसका मीनिंग. अब फिजिक्स धीरे 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 इससे ऊपर उठती जाएगी. वी क्रिएट क्वांटिटीज सो वी कैन सॉल्व फिजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, अभी तक जो अपन ने क्वांटिटीज देखी दे आर मोर लाइक जो हमें नेचुरल लैंग्वेज में समझ में आती है. क्यों बोले यार आज तो मेरे में एनर्जी नहीं है, हाँ यार थका हुआ होगा बंदा. समझ में आ रही बात? राइट, तो अपन रिलेट कर लेते हैं कि एनर्जी मतलब एबिलिटी टू वर्क टाइप कुछ होती होगी. मास अपन हल्के भारी से रिलेट कर लेते हैं. फोर्स अपन बाहुबल से रिलेट कर लेते हैं. नहीं क्या? राइट, नहीं समझ में आई बात? तो अब लेकिन हम लोग धीरे धीरे अपनी चीजों को एडवांस करते जाएंगे और उसका मीनिंग हमको मिले ही सही ऐसा जरूरी नहीं होगा. ठीक है, तो इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. अब ये कब आता है? व्हेन डज इट कम? जब भी पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव्स पे लीनियर रिलेशनशिप होगी तो आप देखेंगे हम ढूंढने नहीं जाएंगे, अपने आप सेंटर ऑफ मास प्रकट हो जाएगा. पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव्स से लीनियर रिलेशनशिप होगी तो हमारी मर्जी के बिना ही अपने आप सेंटर ऑफ मास
प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात या नहीं आ रही? हम नहीं ढूंढने जाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपन अपने को थोड़ा मैच्योर साइड में लेके जाए और फिजिक्स की इक्वेशंस जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बनाई गई है उनको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ही पर्सपेक्टिव से देखें, रादर देन कि जी इसका हर बार कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस या मीनिंग हो ही से, ठीक है? तो व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, हाउ इट इज डिफाइंड, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस सेइंग लीनियर डिपेंडेंस वाली बात, तो सब धीरे धीरे वी विल रिवील इट टू यू। तो लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें कई सारे ब्लॉक्स पार्टिकल्स हैं, सबके अलग अलग पोजीशन वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी समेशन एम आई आ रही अपॉन समेशन एम आई। ये डेफिनेशन है। क्यों है ये? क्योंकि समाओ ये चीज बार बार आ जाती है, हम ढूंढने नहीं जाते। समेशन एम आई आ रही जैसी चीज हम सॉल्व कुछ और कर रहे होते आ जाते। समझ में आ रही बात? तो बार बार आई तो लोगों ने कहा इसको मास से डिवाइड करके इसका कुछ नाम रख देते। अब इसका नाम कुछ भी रख सकते थे, रसगुल्ला भी रख सकते थे, लेकिन लोग फिर सवाल में कंसंट्रेट कम करते तो इसे रसगुल्ला नहीं रखा नाम। और बंगाली लोग तो हमेशा गलत कर देते, राइट? बड़े आगे नाम ही और कुछ नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? velocity of that mathematical point. It's not a physical point, it's a mathematical point. उसकी velocity आ जाएगी। इधर ऑब्वियसली डिफरेंशिएट होने के लिए आ रही, और तो कुछ है नहीं। एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे यार, तो मैंने क्या कहा था, जब पोजीशन वेक्टर या उसके डेरिवेटिव्स से लीनियर रिलेशनशिप आएंगी तो आप पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास की इक्वेशंस अपने आप प्रकट हो जाएंगी। और जब नहीं होंगी उनसे रिलेशनशिप तब नहीं आएंगी सेंटर ऑफ मास की। दैट्स ऑल। जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है हमको, यही होगी समेशन एम आई जी एच आई। साफ साफ दिख रहा है, इट वुड बी सेम एज एम जी एच सी। जी को बाहर निकाल लो, समेशन एम आई एच आई होगा टोटल मास मल्टीप्लाई टोटल मास। तो क्या बन गया वो? हाइट ऑफ, हम ढूंढने नहीं गए थे, अपने आप आ गया। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो पक्का नहीं आएगा। समेशन ऑफ हाफ एम आई वी आई स्क्वायर है,
मोमेंटम लिखने जाएंगे समेशन एम आई वी आई. नाउ वी हैव टू पाथ्स टू मूव फॉरवर्ड. वन पाथ इज to calculate center of mass of various shapes and various bodies. ठीक है. Other is to learn how to use it. More exciting is to learn how to use it. Alright? So we are taking first path. थोड़ा बहुत पहले इसको use करना सीखेंगे. Calculation में थोड़ी आपको दूंगा घर से करके लाने को, थोड़ी फिर मैं यहाँ कराऊंगा. तो parallelly हम दोनों काम करेंगे. Calculation भी थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, यूज करना लेकिन अपन कोशिश कर रहे हैं कि पहले वो सीखे. ठीक है. नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेट कर लेंगे ना तो लोग लगे अच्छा यहां पे कुछ रखा है, वो कुछ नहीं रखा है. इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल आइडिया है ना. अपन गणित में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, नहीं तो इट इज बेसिकली मास वेटेड एवरेज. इट इज वेटेड एवरेज, मास का वेटेड एवरेज कि मास किधर ज्यादा आ रहा है उसका एवरेज. बता दिए सब, कोई डाउट? सो डायरेक्टली वी विल लाइक टू गो टू द थ्योरम वेयर दिस इक्वेशन अपीयर्स. ऑलराइट. सो इट अगेन स्टार्ट्स विद द सिस्टम. तो एक सिस्टम के लिए यदि अपन न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे तो उसके लिए पहली स्टेप ये होगी कि हम एक पार्टिकल के लिए लिखें. से वर्क एनर्जी थ्योरम में भी क्या था, पहले एक पार्टिकल के लिए लिखा, फिर सबको जोड़ दिया, कुछ फायदे हुए कुछ नुकसान हुए, जो भी हो देख दे. अरे तो एक पार्टिकल पे लग रहे यदि हम सारे फोर्सेस लिखें तो उस पर कई फोर्सेस तो ऐसे होंगे जो सिस्टम के पार्ट ही लगा रहे होंगे. समझ रहे क्या मेरी बात? और कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो वन पर एक्सटर्नल लगा रहे होंगे. दिस वुड बी इक्वल टू m1 a1 which can also be written as d by dt of m1 v1. कोई कंफ्यूजन? F1 एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है? किसको बोलेंगे एक्सटर्नल? जिसका थर्ड लो पे सिस्टम के पार्ट्स पे ना लगे. ठीक है. ऐसी इक्वेशंस चल रही होंगी भाई कि नहीं चल रही होंगी? राइट. हमारी सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, ऐसे n तक बन जाएंगी इक्वेशंस. जब इनको सम करेंगे ये टर्म्स कटती जाएंगी. क्यों कट जाएंगी, कौन समझाएगा? हाँ भाई, थर्ड लो पेयर है, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, लेकिन एक्सटर्नल वाले बच जाएंगे. तो अपनी इस तरफ बचेगा समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. कैन यू सी द डिफरेंस फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी? वहां क्या हुआ था? वहां क्या हुआ था? इंटरनल फोर्सेस का नॉन कंजर्वेटिव हो गए थे, वो जीरो हुए थे क्या? वो नहीं, इंटरनल फोर्सेस का वर्क वहां पे जीरो नहीं आया था, जबकि यहां पे जीरो है मोमेंटम में उनका कंट्रीब्यूशन. इसको जोड़ेंगे तो समेशन एम आई आई बन जाएगा. आप चाहें तो मैं सीधे MACM लिख दूं क्या? मैं तो ढूंढने नहीं गया था, मैं तो फिजिकल डो में लगाने गया था. बट आई हैव डिस्कवर्ड वेरी 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 important equation. This equation is 50% of the most important chapter of the mechanics. What is the most important chapter of mechanics?
50% of rotational dynamics is this equation. चूंकि फोर्स का लीनियर रिलेशनशिप है पोजीशन वेक्टर के डबल डेरिवेटिव से, इसलिए जब हमने किया तो ये बाजू क्या प्रकट हो गया? सेंटर ऑफ मास प्रकट हो गया। और एक और इक्वेशन आई है, वो भी लिख लेते हैं अपन। अरे ये ना डी बाई डी टी ऑफ समेशन एम आई यही करूंगा, क्या होगा वो? मोमेंटम ऑफ सिस्टम नहीं होगा। डी बाई डी टी ऑफ समेशन एम आई वी आई क्या होगा भाई? मोमेंट ऑफ सिस्टम। ये इक्वेशन थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं। समेशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सिस्टम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ सिस्टम। जैसे कि एक कार, उसको यदि अपन एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे छोड़ दे, बहुत बढ़िया कार है, चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? बहुत बढ़िया कार, बढ़िया सड़क पे छोड़ी, बस इंजन निकाल लिया, अब चलेगी? क्यों? एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल है ना, है फ्रिक्शन, अच्छी सड़क पे छोड़ा है मैंने। वर्क एनर्जी की इक्वेशन देखिएगा, उसमें वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स भी अलाउड है। कार की काइनेटिक एनर्जी जो आती है कहां से आती है? इंटरनल फोर्स से। इंजन गायब तो इंटरनल फोर्स ही, इंटरनल कोई बचा ही नहीं वर्क करने वाला। अमेजिंग बात है, कार की काइनेटिक एनर्जी का कॉज क्या है? इंजन। मोमेंटम का? फ्रिक्शन। मोमेंटम कितना वर्क, फ्रिक्शन कितना वर्क करता है कार पे? 0। स्टैटिक लगता है, बताया था मैंने। या मान लीजिए कोई रनर है, हुसैन बोल्ट, उसको पानी में पटक दे, दौड़ बेटा स्विमिंग पूल में, दौड़ेगा? अच्छे जूते भी दे दे, हैं? नहीं दौड़ पाया, क्यों? फ्रिक्शन ही नहीं। पर जब वो दौड़ता है तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी आती है वो कहां से आती है? हाँ, मसल्स, विच इज एक्सटर्नल की इंटरनल। पर फ्रिक्शन भी चाहिए तो मोमेंटम नहीं आया। तो कुछ नहीं लगेगा सर, मोमेंटम फ्लोर से आ रहा है एक्सटर्नल, काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन से आ रही है, तो फिर तो मोमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसकी इंडिपेंडेंट आ जाएगी उससे, पर दोनों से आनी तो वही है। नहीं, देयर कम्स द फोर्स एनालिसिस। कि यदि मसल जब स्ट्रांग होगी, तो आपको याद होगा मैंने एक सवाल करवाया था फ्रिक्शन के चैप्टर का, एस सी वर्मा के O1 का सेकेंड क्वेश्चन। वॉकिंग ऑन आइस, उसमें मैंने समझाया था कि मसल्स का क्या काम हो रहा है। यदि मसल स्ट्रांग होगी तो वो फुट को ज्यादा जोर से पीछे पुश करेंगी, जितनी जोर से पुश करेंगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप होगा। तो इन दैट वे दे आर रिलेटेड। बट यदि अपन फिजिक्स की क्वेश्चंस देखें तो ऐसा लगता है कि एनर्जी कैन कम फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ फोर्सेस, whereas momentum can come only from external forces. थोड़ी आइडिया समझ में आने लगा?
नहीं आने लगा? ठीक है, इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा नहीं है कि वो तो इक्वेशन लिखने का तरीका अपना, बट एनर्जी जो है वो इंटरनल फोर्स भी दे सकते हैं एक्सटर्नल, लेकिन मोमेंटम एक्सटर्नली दे पाएंगे। बड़े आगे, एक्सटर्नल फोर्स कार पे नेगेटिव वर्क तो करती है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह। बड़े आगे, जैसे कि ये इक्वेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये पंखा, इसकी 3 विंग्स 120 डिग्री पर है। इसकी डिजाइन इस तरह से है कि पंखे के सारे पार्ट चले सिवाय सेंटर ऑफ मास के। इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आएगा, क्योंकि यदि इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा तो फिर ये ऐसे ऐसे कोनिकल पेंडुलम जैसे घूमेगा, और जो नीचे लोग बैठे होंगे डरेंगे कि मेरे ऊपर तो नहीं गिर जाए। 145, फर्स्ट चैप्टर 145। इस इक्वेशन का यूज है बस। ऐसी कोई चेन वेन घूम रही, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पूछा है शायद, यहां से कितना होगा। फोर्स बनाएंगे तो एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, एक mg का, लेकिन हमें किसका मोशन देखना है? सिर्फ इस इक्वेशन के हिसाब से किसका मोशन देखना है? सिर्फ। बाकी की बॉडी क्या कर रही है इसे मतलब नहीं है। जैसे इस पंखे की डिजाइन ऐसे करी है कि इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करे। व्हील के अंदर इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरा व्हील चले पर सेंटर ऑफ मास एक्सेल पे ही रहे, क्योंकि व्हील का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमेगा, और वो बदले में गाड़ी को भी रिवर्स फोर्स लगाना पड़ेगा, तो गाड़ी ऐसे हिल के चलेगी। तो व्हील का जो बैलेंसिंग करते हैं वो दे मेक श्योर कि उसका सेंटर ऑफ मास वापस एक्सेल पे आ जाए यदि डिस्टर्ब हो गया हो तो। नहीं समझ में आ रही? तो यही है बस, तो हो गया सब। वर्टिकल डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्शन कितना है? सो टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg and t sin theta must be mv स्क्वायर बाय r। ये ओमेगा दे रखा है इसने, तो ओमेगा स्क्वायर खत्म। यहाँ पे अपन ने चेन लटकाई, हाथी लगाया, भालू लगाया, गधा लगाया, घोड़ा लगाया, हमें उससे मतलब नहीं। सेंटर ऑफ मास का एक्शन देखने के अलावा किसी का एक्सीलरेशन देखने की जरूरत नहीं है यदि आप एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखना चाहते हैं। यदि सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट देखना है तो ऑल यू नीड टू लुक एट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये नहीं इंटरनल फोर्सेस गायब हो जाते, दे आर देयर। कुछ केसेस में तो दे आर द रीजन की चीजों के पास एनर्जी आती है, राइट? या जैसे कि ये पेन देना, अब जैसे मैं इस पेन को खींच रहा हूं, इसके ढक्कन को कौन लगा रहा है फोर्स? कौन से? इंटरनल हो गया ना सिस्टम के लिए। इस ढक्कन के मोशन के लिए इंटरनल फोर्स जिम्मेदार है, पर सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के लिए मोशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स जिम्मेदार। आई बात समझ में? सवाल आया सबको समझ में? सॉल्यूशन कोनिकल पेंडुलम है, फोर्स आप बोलेंगे सर ये तो पर mg इधर लग रहा है उधर लग रहा है, लोकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है क्या? इक्वेशन बोल रही है क्या फोर्स कहां लिखना है, कहां लग रहा है, इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं। आप तो x का फोर्स देख लो, x का एक्सेलरेशन देख लो, किसका? सेंटर ऑफ मास। क्या है? मैथमेटिकल पॉइंट है, फिजिकल पॉइंट नहीं है। चमका कुछ की कुछ भी नहीं चमका भाई लोग।